दोस्तों नमस्कार। फाइल खुलनी थी, फाइल खुल गई। इस बार फाइल सोनिया गांधी की खुली है। इस बार फाइल राहुल गांधी की खुली है। और इस फहरिस्त में इस देश के 122 सांसद और विधायक हैं जिनकी फाइल जब चाहे तब खोली जा सकती है। लेकिन फाइल खोली जाती है तो क्या उससे पहले फाइल बनाई भी जाती है? और फाइल को कब खोलना है यह सत्ता के इशारे पर चलता है। और सत्ता इशारा तभी करती है जब फाइल खोलने से उसे लाभ हो जाए, या फिर इस देश के भीतर तमाम संवैधानिक संस्थान भी काम करना तभी शुरू करते हैं जब सत्ता का इशारा आने लगे। तो क्या वाकई बीते 8 बरस से जिस फाइल को लेकर लगातार हड़कंप कांग्रेस के भीतर मचा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस जिस फाइल को लेकर टकराती हुई नजर आई है, उस फाइल के भीतर सोनिया और राहुल गांधी के नाम होने का मतलब क्या सिर्फ इतना भर है कि उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, या फिर इसका इतिहास है एक, और उस इतिहास के पन्नों में पहली बार सही तरीके से क्या जांच हो रही है? सवाल कई निकल कर आएंगे, क्योंकि इस देश के तमाम नेताओं की फाइल तो सत्ता के पास बनी पड़ी है। कोई फाइल कभी भी खुल सकती है। लेकिन जब ईडी का जिक्र होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र होता है। और इस फाइल को लेकर कांग्रेस की पहली आपत्ति यही है कि दरअसल यह ईडी के क्षेत्र में यह फाइल आती ही नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई ही नहीं है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किए गए शेयर और उस शेयर की रकम को लेकर जो शोर है वह तो एक लिहाज से मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों बनाया गया? दूसरा सवाल इनकम टैक्स से भी जुड़ा है, और तीसरा सवाल इस देश की अदालतों से भी जुड़ा है, और आखिरी सवाल इस देश की सत्ता से भी जुड़ा है। लेकिन जैसे ही हेराल्ड की फाइल खुलती है, कांग्रेस के भीतर हड़कंप सी मच जाती है, क्योंकि उनके नेता पार्टी की पहचान लिए हुए वह कटघरे में खड़े नजर आए। और कटघरे में जब खड़े नजर आए तो फैसला क्यों नहीं अदालत सुना देती है, वह भी टालते हुए क्यों चलती है? 8 साल हो गए, लेकिन शुरुआत होती कहां से है? और इस शुरुआत के किस छोर पर जाकर कौन सी राजनीति किसे कैसे पकड़ेगी? आइए जरा आज इन पन्नों को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पन्ने वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1938 में आजादी से पहले महात्मा गांधी की भी सहमति थी, नेहरू की भी सहमति थी, और एक लिहाज से पूरे कांग्रेस की सहमति थी। मीडिया अपने पास होनी चाहिए और हर भाषा में होनी चाहिए, जिससे स्वतंत्रता का आंदोलन आगे बढ़ाया जा सके और अपनी बातों को उस मीडिया के जरिए लाया जा सके। यही सोचकर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL बनाया गया 1938 में। इसके जो स्टेक होल्डर्स थे उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम थे। 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी, नेहरू भी इसमें शामिल थे। 1938 में उसके बाद शुरुआत होता है नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में निकलना, कौमी आवाज उर्दू में निकलना, नवजीवन हिंदी में निकलना। और आजादी जब मिल जाती है तो 1956 में आकर यह तय किया जाता है कि दरअसल यह AJL कंपनी जो है, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, यह पूरी तरीके से गैर व्यावसायिक है। लेकिन इस सफर में एक लंबा ब्रेक, क्योंकि आजादी मिल चुकी है, कांग्रेस की सत्ता है, नेहरू खुद प्रधानमंत्री बन चुके, और इस सफर पर चलते चलते 2008 में जो AJL है, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड है, इसके सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया जाता है। और उस समय पता चलता है कि 90 करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्ज किस पर है? उसी कंपनी पर जो 1938 में बनी थी। और इसके स्टेक होल्डर्स घटते घटते लगभग 1000 या उसके आसपास के लगभग स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बच गए। सवाल यह था कि इतना कर्ज निपटाया कैसे जाए। तो ऐसे में 2010 में एक नई कंपनी बनाई जाती है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को बनाते वक्त 23 नवंबर 2010 को बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और उस वक्त जो लोग इसमें शामिल होते हैं, 23 नवंबर को 2 लोग शामिल होते हैं, सुमन दुबे और सत्यम गंगाराम पेत्रोदा जी। सैम पेत्रोदा, आप सही नाम पकड़ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम सत्यन गंगाराम पेत्रोदा है। 23 नवंबर 2010 को यही यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत होती है। 13 दिसंबर 2010 को एक नया नाम इसमें जुड़ता है, राहुल गांधी का। उसके बाद 22 जनवरी 2011 को 3 नाम और जुड़ते हैं, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। मोतीलाल वोरा जी का निधन हो चुका है।
उनके निधन के बाद जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं पवन बंसल, उनका नाम इसमें शामिल कर दिया जाता है 2021 में। इसीलिए पिछले महीने जब बुलाया गया तो पवन कुमार बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उसमें बुलाया गया पूछताछ के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन बहरहाल मसला यह नहीं है। मसला यह है कि यंग इंडिया कंपनी 50 लाख रुपए की कंपनी और दूसरी तरफ 90 करोड़ का कर्ज। तय यह हुआ कि यंग इंडिया कंपनी इस हेराल्ड जो अखबार है, लेकिन कंपनी तो दरअसल वो एजीएल है जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड है, उसके ऊपर 90 कर्ज का चुकता वो करेगी। उसके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, वो जो कर्ज चुकाती है यंग इंडिया, उस कर्ज को वो वापस रीपे नहीं कर पाती है, तो स्वामित्व जो है वो ट्रांसफर हो जाता है यंग इंडिया के पास। यहीं से बात शुरू होती है कि 50 लाख की कंपनी 90 करोड़ को कैसे अपने साथ कर सकती है। लेकिन सवाल 90 करोड़ भर का नहीं आया। जो सवाल अदालत के भीतर लिख कर दिए गए उसमें यह भी था कि 2000 करोड़ रुपया की जो संपत्ति है वो संपत्ति भी तो हो गई उसी की जिसने उसका स्वामित्व धारण कर लिया, यानी यंग इंडिया। और यंग इंडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें जो शामिल है उसमें सुमन दुबे का नाम है, सैम पेत्रोदा का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सोनिया गांधी का नाम है, मोतीलाल वोरा का नाम है, ऑस्कर फर्नांडिस का नाम है। इसमें लगभग 55 करोड़ के हेर फेर के आंकड़ों के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में अदालत का दरवाजा यह कहकर खटखटाया कि दरअसल इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन 2012 में सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। चीजें कहां से डेवलप होती? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता, उन्होंने मामले को अदालत में पहुंचाया और दिल्ली कोर्ट में बकायदा केस दर्ज कर दिया। आरोपी सभी को बनाया गया, सोनिया, राहुल, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, सैम पेत्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस, सभी को बनाया गया। अब यह सवाल था कि इस फाइल को कोई समझने को तैयार नहीं कि भाई कांग्रेस पार्टी है, पुराना चला आ रहा है, हेराल्ड निकलता था, हेराल्ड हाउस एक आईटीओ के पास दिल्ली में है, एक बांद्रा में 9 मंजिली इमारत थी, उस 9 मंजिली इमारत को ईडी ने 2020 में अटैच कर लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया, जो संपत्तियों को पकड़ने की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोबारा लौटिए, 2014 के मई के महीने में इस देश में राजनीतिक सत्ता बदलती है, तामझाम के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, बहुमत की ताकत के साथ, और उसके बाद खेल शुरू होता है। सिर्फ एक महीने बाद 26 मई को शपथ लेते हैं और 26 जून को मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट एक नोटिस भेजती है, सम्मन भेजती है, आप अगले महीने की फला तारीख को, अगस्त के महीने में आप पेश हो जाइए। सभी को कहा जाता है कि आपको पेश होना होगा। उसके बाद जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त में ईडी की एंट्री होती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो खास तौर से मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला देखती है। वह अब मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज ईडी करती है और 2014 के बाद 1 साल तक वो खामोशी बरतती है। 2015 में दोबारा उसको वो रीओपन करती है। सिलसिलेवार तरीके से चीजें चल रही है। इस देश के भीतर में अपराध करना और अपराध के लिए न्याय की गुहार लगाना वो एक लंबी प्रक्रिया यूं ही है। लेकिन जांच प्रक्रिया के भीतर जब विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी, वह भी कांग्रेस का नाम हो, वह भी उसकी नेता का नाम हो, तो फिर देरी क्यों हो रही है? यह भी एक सवाल किसी के जहन में आना चाहिए। जांच कीजिए, अदालत से फैसला लाइए, सजा दिलाइए, खेल खत्म कीजिए। नहीं, ऐसा इस देश में नहीं होता है। इसमें तो पॉलिटिकल हथियार और टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ईडी ने संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करा लिया गया। इसके बाद लगातार ये केस चलते रहा। अपने तौर पर ईडी ने जो मुंबई वाली संपत्ति थी, 120 करोड़ की संपत्ति बताई गई, उसने दस्तावेज में 64 करोड़ दिखाए। ईडी ने मई 2019 में उसको जब्त भी किया और 2020 में उस बिल्डिंग को जब्त किया। जो 2 चीजें नजर आई, सामने उभर कर सामने आई। 19 दिसंबर 2015 को इस बीच में पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी थी। यह मामला जब पटियाला कोर्ट में पहुंचा था, जो सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर सुनवाई के दौरान था, जो कि 2018 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, क्योंकि एक नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी इन तमाम आरोपियों के दायरे में आकर खड़ा हो गया। तो हाईकोर्ट का दरवाजा जब किया गया तो हाईकोर्ट ने आईटी नोटिस के खिलाफ उस याचिका को ही खारिज कर दिया। यानी झटका लगा कांग्रेस को, झटका लगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो बाकी आरोपी थे, जो कि उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको झटका लगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी जांच में यही कहा कि न्याय की प्रक्रिया है, प्रक्रिया चलने दीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, और एक आईटी की जांच अपने तौर पर चलती रहेगी, उसमें कोई रोका नहीं जा सकता है।
अब यहां पर दो तीन सवाल बहुत खुले तौर पर निकल कर आते हैं। ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है, उस मनी लॉन्ड्रिंग के मातहत जो ईडी की पूरी कार्रवाई होती है, उसको यह पावर है कि वो जब मन चाहे किसी को भी बुला सकती है। यह पावर किसी थाने को नहीं है, जब मन चाहे बुला लिया आपने। यह सीबीआई को भी इस रूप में नहीं कि आपने जब मन चाहे बुला लिया। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यह पावर ईडी के पास आता है, तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को दर्ज कर कर अपनी ताकत का एहसास इस देश के भीतर में कब कैसे किस रूप में करा रही है, यह कोई छुपा हुई बात नहीं है। और इस देश का एक और सच है, जो इस पूरे कंपनी लॉ को जानते होंगे, जो समझते होंगे इस देश के भीतर जब आप बिजनेस और धंधे कर रहे हैं तो शेयर ट्रांसफर कैसे होता है, पैसा रोटेट कैसे करता है, और यह कुछ बड़े सामान्य प्रक्रिया में चलते रहता है। लेकिन कोई ठान ले कि हम ईमानदार हैं, कोई ठान ले कि तुमने उसको सिस्टम बनाया, हम इसको ध्वस्त कर देंगे, कोई ठान ले अगर कि हम इस दायरे में लाकर खड़ा कर देंगे, तो आप रोक नहीं सकते हैं उसको। लेकिन बहरहाल फिर लौटिए उस परिस्थिति में जहां पर ईडी की कार्रवाई शुरू होती है। 2 अगस्त 2014 से शुरू, अगस्त 2015 में रीओपन करना, 19 और 20 में अलग अलग जगहों पर 64 करोड़ 120 करोड़ अटैच करना। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आईटी अपने तौर पर एक नोटिस भी देती है और कहती है कि जितने शेयर्स यंग इंडिया के भीतर राहुल गांधी के हैं, उसमें जो इनकम वो दिखलाते हैं वो कम है, 68 लाख दिखलाते हैं, जबकि 154 करोड़ है वो दिखलाते हैं। यंग इंडिया के भीतर में 38% शेयर राहुल गांधी के, 38% शेयर सोनिया गांधी के, 76% हो गए। बाकी 24%, बाकी जो हमने नाम लिए उनके दायरे में आते हैं। क्या ये पॉलिटिकल है? क्या ये क्राइम है? क्या ये इकोनॉमिक ऑफेंस है? क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? क्या वाकई ट्रांसफर ऑफ शेयर भर हुआ है और उसको लेकर इतना शोर है? क्या वाकई इसमें अदालत को कूदना चाहिए? क्या वाकई ये क्रिमिनल केस है? ये सारे सवाल बीजेपी और कांग्रेस के टकराव के मद्देनजर उभर रहे हैं, या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम वहां पर है इसलिए इन चीजों को उभारा जा रहा है? यह सवाल कोई भी कर सकता है। हमने इसके समानांतर देखना शुरू किया कि ईडी के पास ऐसे कितने केस हैं जिसमें जो रकम बताई गई और जो 90 करोड़ रुपए, जो 50 लाख रुपए की कंपनी यंग इंडिया थी, उसने 90 करोड़ कर्ज देकर उस कंपनी को कैसे हथिया लिया, इसका जिक्र किया गया है। इसके ठीक समानांतर जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो रियल एस्टेट की बताई गई, उन सब को जोड़ने के बाद जो आंकड़ा निकल कर आया, तो हमारे जहन में 2-3 सवाल थे। ईडी के पास जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं वो कितनी बड़ी तादाद में है और वो कब से चले आ रहे हैं? क्या उनका कोई निदान निकलता है? आपको जानकर हैरत होगी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जो ईडी वर्क करती है वो बरसों बरस तक चलाती चली जाती है और 5000 से ज्यादा केसेस उसके पास पड़े हैं। अगला सवाल, क्या वाकई कोई न्याय और समाधान की परिस्थिति में पहुंचते हैं? 0.3%, 1% से भी कम की परिस्थितियों में आखिरी समाधान तक कोई अगर पहुंचना चाहे तो। हां, बीच में आपको लगता है चार्जशीट कुछ दाखिल की गई, कुछ सीबीआई को इन्वॉल्व कर लिया गया, कुछ पुलिस ने जांच शुरू कर दी, कुछ अपने तौर पर नोटिसेस भेजे गए, कुछ वसूली हुई। इन सारी चीजों को जोड़िएगा तो इन सारी चीजों के दायरे में जो पूरा का पूरा कन्विक्शन रेट आएगा वह भी आपको निकल कर आएगा लगभग 5 से 6%। तो ईडी एक महत्वपूर्ण टूल हो गया। पहली बात तो यह आ गई, एक बेहतरीन पॉलिटिकल टूल है जिसकी जानकारी इससे पहले किसी भी राजनीतिक सत्ता को नहीं थी, और इकोनॉमिक ऑफेंस के दायरे में हमेशा जिक्र सीबीआई भर का कर दिया जाता था कि सीबीआई जांच करेगी। ईडी की उत्पत्ति मोदी काल में नए सिरे से, नए तरीके से हुई है, इससे कोई इनकार नहीं है। दूसरी बात, जो पूरी प्रक्रिया है पॉलिटिशियंस भर को लेकर, जिसके दायरे में इस देश के तमाम विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता आते हैं, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। महाराष्ट्र जाइएगा तो शरद पवार का नाम ले लीजिए, बंगाल जाइएगा तो ममता बनर्जी का नाम ले लीजिए, दिल्ली में आइएगा तो देख ही लिया आपने हेल्थ मिनिस्टर का क्या हाल हो गया। वो फिलहाल गिरफ्त में है, जेल में है, ईडी के कब्जे में, लगातार पूछताछ उनसे चल रही है, 9 तारीख तक चलती रहेगी। किसी भी प्रांत विशेष में कोई भी नेता जो विपक्ष का हो, उसका नाम आपके जहन में आए तो उसके लिए फाइल ईडी के पास तैयार है। एक सवाल बार बार निकल कर आता है कि ईडी निर्णय तक की परिस्थिति में क्यों नहीं आती है, फैसले तक की स्थिति में क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्या यहां का लीगल सिस्टम कमजोर है? क्या पूरी जांच प्रक्रिया कमजोर है? जो केस दर्ज किया जाता है उसमें कोई सबूत नहीं होता है? कौन सी स्थिति होती है? तो उसका जवाब आपको उस कन्विक्शन रेट से मिल जाएगा जहां पर अलग अलग ऑब्स्टिकल्स जो हैं, उसमें सबसे बेहतरीन ऑब्स्टिकल्स पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स होता है।
पॉलिटिक्स जैसे चाहती है वैसे करती है, और यह कोई आज की बात नहीं है, यह मनमोहन सिंह के दौर में भी होता रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह के दौर में ईडी कोई एक पॉलिटिकल टूल नहीं थी, सीबीआई टूल जरूर थी, लेकिन ईडी की उत्पत्ति हमने कहा इसी दौर में हुई है, और यह उत्पत्ति बड़े शानदार तरीके से की गई है। जो लास्ट अब सवाल है कि जब पन्नों को खंगाला गया, देखा गया, और ईडी ने फिर दोबारा चीज़ों को संभालना शुरू किया, तो ईडी ने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया है उसमें उसने लिखा है कि अच्छा, इसमें जो एजीएम है, एजीएम के तहत जो एजीएम लास्ट हुई है वो 30 दिसंबर 2020 को हुई है। जो बैलेंस शीट है जो लास्ट अपडेट की गई है वो 31 मार्च 2020 की है, और इधर फाइनल अभी तक जो 2021 मार्च की थी वो फाइनल उसकी नज़र में अभी तक नहीं आया है, जो कि कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, वो आने के बाद ही हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है उसका बहुत साफ तौर पर कहना है कि जो कंपनी लॉ है उसके मातहत भी कार्रवाई हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के मातहत भी कार्रवाई हो रही है, यानी इसमें कई डिपार्टमेंट्स जांच कर रहे हैं। यहीं से असल बात शुरू होती है। जब आप अदालत के भीतर किसी एक मामले को लेकर जाते हैं और वह सरकार को नोटिस देती है कि इस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट्स बताते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में ये हो गया, उस डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट अभी आने की बाकी है। वो डिपार्टमेंट कहता है अभी उस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने की बाकी है। वो डिपार्टमेंट कहता है नहीं, अभी एक पुलिस रिपोर्ट भी आएगी तो उसके बाद जांच प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मैसेज 3 बहुत साफ है। पहला मैसेज, यह फाइल बनी रहेगी, हेराल्ड फाइल बंद नहीं होगी, पहली बात। दूसरी फाइल, हेराल्ड फाइल को लेकर जब तक मोदी सत्ता है तब तक न्याय की गुहार आप किसी अंतिम परिप्रेक्ष्य में, जिसको पोएटिक जस्टिस कहते हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश मत कीजिएगा, यह चीजें चलती रहेंगी। तीसरी बात, जब जब इस देश के भीतर में कोई क्राइसिस की परिस्थितियां होंगी तो मीडिया से लेकर लोगों का ध्यान हमेशा डाइवर्ट करने की दिशा में जो ले जाया जाता है वह इन आधारों पर ही ले जाया जाता है कि किस मामले को कब किस रूप में उभारना है। क्योंकि मान लीजिए कांग्रेस शोर मचा रही है, इस देश की इकोनॉमी डामाडोल है, वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो उस कांग्रेस को कहीं फंसाना होगा ना। ममता बनर्जी उधर से कहने लगे देश में तानाशाही आ गई है, तो ममता बनर्जी की फाइल खोलनी पड़ेगी ना। इधर से शरद पवार चिल्लाना शुरू कर दें कि साहब ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करती है, उनकी फाइल खोलनी पड़ेगी ना। और फाइल खुलने का मतलब है कि आपकी पूरी पहल उस अदालती प्रक्रिया में और उस संस्थानिक परिस्थितियों के इर्द गिर्द घूमने लगे। राहुल गांधी को कल की तारीख दी गई 2 तारीख को, सोनिया गांधी को 8 जून की तारीख दी गई। राहुल गांधी ने कहा हम 2 तारीख को बाहर हैं, हमें कुछ वक्त दीजिए, पेश नहीं हो पाएंगे। जानकारी आई, जानकारी बताई गई, जानकारी क्रिएट की गई कि दरअसल राहुल गांधी दस्तावेज कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें सारे दस्तावेज अदालत के पास है, सारे दस्तावेज ईडी के पास हैं, सारे दस्तावेज वो पूरी तमाम जांच एजेंसियों के पास हैं जो इस फैक्ट फाइल्स को देखते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि अब हमारे यहाँ पूरा का पूरा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। जो भी टैक्स का मामला होता है या कंपनी के जो अपने डाइवर्जन्स होते हैं, जो उसके भीतर के शेयर्स के डील्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वैसे ही डाइवर्ट होती है। तो आरोप बहुत सीधा है कि 50 लाख की कंपनी 90 करोड़ के किस रूप में वसूल लेती है और उसके एसेट्स पर भी कब्जा कर लेती है। उसको इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है यही तो खेल है इकोनॉमिक ऑफेंस का, कि आप कम पैसे में बड़ी संपत्ति को कैसे हड़पते हैं और उस पैसे को किस रूप में रोटेट करके उसको वाइट कर लेते हैं। और फिर जो आप शेयर्स के रेट दिखलाते हैं वो कम दिखलाते हैं जबकि उसके रेट्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए तो हमने कहा आप लाखों में दिखला रहे हैं या करोड़ों में आपकी कमाई हो रही है। रोकना तो पड़ेगा, यकीनन रोकना पड़ेगा, लेकिन किसी भी एक आम शख्स को इस दायरे में लाकर खड़ा कर दीजिए और कहिए तुम्हारे ऊपर ये केस है। उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नोटिस भेजते हैं, उसके बाद उस पर फाइन लगाते हैं, उसको वसूलते हैं, ना दे पाने की स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन यह नई परिस्थिति है जो राजनीतिक दृष्टि से समाधान तक कभी नहीं पहुंचती और फाइल को जिंदा रखना जरूरत हो जाती है। तो ऐसे में आखिरी बात, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था ने बहुत सारे सवाल एक झटके में लाकर खड़े कर दिए हैं। महंगाई संभल नहीं रही है,
अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल है कि लग रहा है कि लोगों के भीतर महंगाई को लेकर आक्रोश, बेरोजगारी को लेकर आक्रोश, रुपए की कीमत लगातार कम जो डॉलर के मुकाबले होती जा रही है उसको लेकर आक्रोश, जो एमएसएमई चलाने वाले लोग हैं उनको झटका लग रहा है, जो व्यापारी तबका है उसको झटका लग रहा है, जो युवा है उसको झटका लग रहा है, जो छात्र है उसे झटका लग रहा है। ये सारे झटकों का जिक्र किया जाए या इन जिक्र के इर्द गिर्द जो आज जिक्र हो रहा था कि कश्मीर में देखिए कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है तो आप चीज़ों को डाइवर्ट, हमारा कहना है कि हर इंस्टीट्यूशंस को अपना काम तो करना ही होगा। ईडी को क्या मतलब है कश्मीर में क्या हो रहा है, ईडी को क्या मतलब है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है करने दीजिए, कानून अपना काम कर रहा है करने दीजिए, लेकिन कोई भी कानून की एक उम्र होती है। 2014 जून के महीने में फाइल खुले और 2022 के जून के महीने में फिर से बुलाया जाए तो इस 8 साल के सफर में किसी भी इंस्टीट्यूशन ने जो पैसे अपने जांच में खर्च किए वो इस देश का पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। और तमाम इंस्टीट्यूशंस इस देश में जिस तरीके से पॉलिटिकल टूल बन के काम कर रहे हैं, सवाल अब उन पर उठना चाहिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो लेना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस का काम जो है उसको उसी तरीके से करें और उसको निपटाएं, ना कि पॉलिटिकल तौर पर टालते चले जाएं। इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि आपको लगातार पेमेंट होता रहे, रिटायर हो जाइए तो पेंशन मिलने लगे, वो पैसा टैक्स पेयर का ही पैसा है। क्या इस दृष्टि से इस देश को देखा जा सकता है? या फिर नोटिस दिया गया है, नोटिस वाले दिन शोर होगा, हंगामा होगा, पेशी होगी, बैनर हेडलाइन होगी, चारों तरफ उसी दिशाएं में चीजें गूंजेंगी, लेकिन फैसला क्या है? एक और फाइल तैयार हो जाएगी। जो बोल रहा है और जो बोलने वाला है पॉलिटिशियन, जो कहीं पर कुछ चोट करने की स्थिति में, उसकी फाइल तैयार हो जाएगी। राजनीति के इस मंत्र में तमाम इंस्टीट्यूशंस अगर पॉलिटिकल टूल बन जाएं तो फिर न्याय की गुहार किससे लगाई जाए और न्याय का मतलब क्या हो सिवाय राजनीतिक सत्ता पर बने रहने और उसको बरकरार रखने से हटकर कुछ भी नहीं। यही क्या सत्यमेव जयते है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।